हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि यहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री का था, केमिकल काइनेटिक्स, उसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट किया था। तो आज ये हम लोगों का तीसरा लेक्चर है। तो 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या बातें किया, बहुत सारी बातें की। जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन का टाइप देख लिया, किस तरीके से रेट को अफेक्ट किया जाता है, ये सारा हम लोगों ने देखा था। फिर आगे हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, रेट लो, ये सारा का सारा मतलब हम लोग बेसिक टर्म देख चुके थे। और वहाँ से जो है मैंने कहा भी था कि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका जो रेट लो है वहाँ से किस तरीके से आप उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। फिर आपका रेट कांस्टेंट का जो वहाँ पे यूनिट होता है उसको डिफरेंट ऑर्डर के लिए। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था। तो मैंने कहा ही था कि अगले लेक्चर से हम लोग जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्डर के लिए हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो हमारा होता है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से, एकदम बेसिक से। यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली आपका जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, इसी को हम लोग ज़्यादा टारगेट करेंगे क्योंकि इसी से हमारा जो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कोशिश रहेगा कि 2 वीडियोस में यहाँ पे मैं सेपरेटली जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को करने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीरो ऑर्डर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अच्छे तरीके से सारा चीज़ समझते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत सारा चीज़ है, तो वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता हूँ, इसलिए अच्छे तरीके से हम लोग सेपरेटली कर लेंगे। बाकी आपका और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो 2 से 3 लेक्चर्स और यहाँ पे आएंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से किस तरीके से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको आगे इक्वेशन तैयार करेंगे। तो कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पे यहाँ पे लिखा के देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट ऑलवेज कन्वेनियंट टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने रेट के बारे में पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस होता है, एवरेज होता है। तो एवरेज मैंने बताया था कि वहाँ पे कोई भी टाइम इंटरवल रहेगा तो उसके बीच हम लोग जो उसका यहाँ पे रेट निकालते हैं उसको हम लोग डेल्टा टी से दिखाते थे। और हम लोगों का जो इंस्टेंटेनियस का जो मैंने बात किया था कि किसी एक निश्चित पॉइंट के लिए, मतलब डेफिनेट पॉइंट के लिए अगर हम लोग वहाँ पे हमको उसको निकालना है उसका रेट, तो किस तरीके से हम लोग करेंगे उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट वहाँ पे बोल रहे थे। तो वही चीज़ बोला है कि हमेशा जो है इंस्टेंटेनियस रेट को निकालना सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, एज इट मेजर्ड बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप ऑन द ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट टी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था कि मान लीजिए इस तरीके से हम लोगों का जो यहाँ पे चल रहा है, मान लीजिए इस तरीके से, बेसिकली ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे हमारा चल रहा है। तो हम लोगों ने अगर किसी टाइम के लिए देखा था इस तरीके से, अगर जो भी हमारा रहेगा तो इसमें टाइम हम लोग यहाँ पे आसानी से निकाल सकते। लेकिन जो हमारा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस के लिए था, मान लीजिए इस तरीके से हमारा रिएक्शन चल रहा, तो इस पॉइंट पे यदि हमको निकालना था तो उसके लिए हम लोग क्या बोले थे कि एक स्लोप यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो वही चीज़ बोला कि हमेशा जो है इस तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन को मतलब जो भी उसका रेट है इंस्टेंटेनियस, तो उसको निकालना उचित नहीं हो पाता है। वही चीज़ लिखा है कि इन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट, जो भी हम लोग बना रहे थे इस तरीके से, इधर हमारा कंसंट्रेशन था, इधर हमारा टाइम था, इस तरीके से हमारा बढ़ रहा था। वही चीज़ बोला गया है कि हमेशा जो इंस्टेंटेनियस रेट को निकालना कन्वीनियंट उसका नहीं हो पाता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द रेट लो, और यह क्या करता है कि रेट लो को डिटरमाइन करने में वो डिफ़िकल्टी बनाता है। एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी, अगर हमारा सीधा सी बात है, अगर रेट लो हमारा सही तरीके से हम अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो वहाँ से हम लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है। फिर बोला कि इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्टी, इस जो यहाँ पे जो दिक्कत हो रहा था उसको अगर हम लोगों को हटाना है तो उसके लिए वी कैन इंटीग्रेट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन टू गिव अ रिलेशन बिटवीन डायरेक्टली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा। जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल मेजर यहाँ पे जो भी डेटा होगा उसके बीच वहाँ पे वो रिलेशन बता देगा। दैट इज़ किसके बीच, कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स एंड रेट कांस्टेंट, जो भी वहाँ पे रेट कांस्टेंट हमारा के था और यहाँ पे टी कुछ इस तरीके से टाइम। ठीक है, तो सीधा सिंपल बात है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वही इंस्टेंटेनियस जो हमारा रेट था उसको डायरेक्टली हम लोग ना निकाल के उसमें जो भी हम लोगों को दिक्कत परेशानी करता है उसके आधार पे हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके इसको देखते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे ओवरऑल बात किया जा रहा है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा यहाँ पे हम लोग इन सभी को ध्यान में नहीं रखेंगे, बस यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन के तौर पे देखें। बाकी अब जो हम लोग डिफरेंट यहाँ पे ऑर्डर के लिए देखेंगे वहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाता है। डायरेक्टली आपको पूछ दिया जा सकता है कि एक्सप्रेशन आपको लिखना होगा किस तरीके से, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है डिफरेंट ऑर्डर का,
तो आपको सेपरेटली दिया जा सकता है कि 0 ऑर्डर के लिए निकालें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालें। तो जनरली तो आपके सिलेबस में यही 2 है, तो उस आधार पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आर डिफरेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर। तो डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर के लिए डिफरेंट हमारा इसका हो जाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। तो उस आधार पे अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ लिखा है, अच्छे तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ, एग्जाम्पल्स एंड ग्राफ्स। देखिए इतना सारा यहाँ पे मैं इस चीज़ में कवर करूँगा। इसका इक्वेशन को भी हम लोग देखेंगे, हाफ लाइफ भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे और ग्राफ भी देखेंगे। ओवरऑल जितना भी आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन से बन सकता है क्वेश्चन, वो सारा का सारा आज के इस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अच्छे तरीके से इसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन, सबसे पहले क्या होता है इस चीज़ को देखेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ प्रोपोर्शनल टू 0 पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो इस तरीके से मैंने बताया था कि R बराबर K, मान लीजिए A और इसका पावर में 0, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए आ रहा है, मान लीजिए यहाँ से A से यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा एक रिएक्शन है, तो उसमें अगर इसका रेट लो लिखेंगे तो वो हमारा तो कंसंट्रेशन किस पे जाता है, रिएक्टेंट पे जाता है, और इसका पावर में जब 0 हो जाएगा तो वही हम लोगों का हो जाएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये चीज़ कहना चाह रहा है, ठीक है। तो जब भी यदि आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड आए इक्वेशन बनाना, तो सबसे पहले 0 ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो वही लिखा गया है कि द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ प्रोपोर्शनल टू 0 पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके से अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि कुछ इस तरीके से आपका जो है R से P रिएक्टेंट से आपका जो कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। तो इसी के लिए 2 चीज़ मैंने बताया था, एक तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखना है वो चीज़ बताया था, और उसके बाद उसके आधार पे हम लोगों ने रेट लॉ को डिफाइन किया था। जैसे कि R से P हमारा जो जा रहा है, अगर इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसका लिखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मैंने बताया था कि माइनस कुछ इस तरीके से हमारा जो रिएक्टेंट के साइड, क्योंकि वो डिक्रीज होता है तो उसके लिए माइनस का साइन यूज करते हैं, तो D और यहाँ पे हो जाएगा R अपॉन में DT, और यही चीज़ इक्वल किसके हो जाएगा, प्लस के, क्योंकि प्रोडक्ट के साइड हमारा जो है इंक्रीज होता है, तो DP अपॉन में DT। तो यही चीज़ मैंने बताया था, ये तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। लेकिन जब हम लोगों को रेट लॉ के लिए लिखा जाएगा, तो रेट लॉ तो हमारा चलता है जो रिएक्टेंट पे होता है उसके आधार पे, तो रेट बराबर के ए हो जाएगा, इसका पावर में 0, कुछ इस तरीके से ही हमारा हो जाएगा इसका रेट लॉ। तो वही चीज़ यहाँ पे ओवरऑल लिखा गया है। ये हमारा मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अब रेट बराबर एक तरफ लिख लिए, क्योंकि इससे हम उतना नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम लोग का यहाँ से मेन यहीं से चल रहा है, क्योंकि रेट लॉ वहीं से हमारा आ रहा है। तो रेट बराबर क्या लिखें कि माइनस DR अपॉन DT, ये तो मैंने लिखना आप लोगों को सिखा दिया है। और क्योंकि इतना और ये P बराबर यहाँ पे आपका जो जाएगा K R का पावर 0, ये चीज़ आपका पता चल गया। मतलब ये जो यहाँ तक तो हमारा जा रहा है ये रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो ये चीज़ जो यहाँ पे चल रहा है इस तरीके से, ये हम लोगों का है उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो वही चीज़ लिखा है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ इस तरीके से रेट बराबर K R का पावर वहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही, मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते ही हैं कि एनी क्वांटिटी जिसके पावर में यदि अगर 0 आता है तो उसको हम लोग 1 मान लेते। मान लीजिए A का पावर अगर 0 है तो इसको हम लोग 1 मान लेंगे। अगर 1000 का पावर भी अगर हमारा यहाँ पे 0 है तो ये भी हमारा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने पढ़ा कि किसी के पावर यदि हमारा 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो वही चीज़ लिखा है एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर 0 इज यूनिटी। तो जिस कारण से अब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू क्या करेंगे, सिर्फ इसी का, ठीक है, सिर्फ इसी का वैल्यू यहाँ पे रखना है 1। तो वही रेट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस DR अपॉन DT और K इंटू R का पावर 0, तो उसको हम लोग 1 मान लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ओवरऑल जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा DR इक्वल टू माइनस K DT। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन कर देंगे। मतलब यहाँ से आपको इंटीग्रेशन का एक स्टेप यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जब आप लोग नोट्स वगैरह बनाइएगा तो उसमें आप ऐड कीजिएगा कि जैसे कि यहाँ पे माइनस DR अपॉन DT जब इंटीग्रेशन बोथ साइड यहाँ पे लिखेंगे तो इस लिखने के बाद, इसके लिखने के बाद यहाँ पे एक स्टेप आप इस तरीके से कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन आप लगा दीजिएगा DR और इधर में इक्वल्स में लगा के कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन कर दीजिएगा माइनस K DT। एक बस यहाँ पे मैं ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि एक साइन ये आपको लगाना है, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन इधर लगाना है, यहाँ पे इसमें लगाना है, और ओवरऑल जब यहाँ पे बनाइएगा तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनाए हैं वो इस स्टेप के बाद आप लोगों को लिखना है। तो वही चीज़ है कि जब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद DR का सीधा सिंपल R आ जाएगा,
और माइनस के क्योंकि कांस्टेंट है तो वो तो बाहर हमारा चल जाएगा और dt का तो t हो जाएगा, तो माइनस के टी और एक हम लोग जानते हैं प्लस आई हमारा जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, ये चीज़ होता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ तक आप लोगों का समझना। तो यहाँ तक के लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है उसको हम लोग देख लिए, उसी के आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन भी लिख दिया। अब क्या किए कि यहाँ पे इसका पावर में जीरो था तो इस कारण से ये 1 हो गया, इतना सारे अरेंज किए। उसके बाद इस स्टेप के बाद हम लोग क्या किए, इंटीग्रेशन कर दिए दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन जब किए तो ये वाला इक्वेशन 1 हम लोग का यहाँ पे आके निकल गया। कुछ इस तरीके से वही चीज़ लिखे हैं कि जहाँ पे आई जो होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, या फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए एट टाइम t बराबर 0, अब टाइम जो है t बराबर 0 जब लेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R जो हो जाएगा R 0 हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आया। उसके बाद क्या करना है कि वहाँ पे किसी टाइम 0 पे पहले देख रहे हैं तो t बराबर 0 हम लोग लिए। जब हम लोग t बराबर 0 यहाँ पे इसको लेंगे तो R जो ये हमारा है वो R0 इस बेसिकली नहीं है, R0 एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, बट R0 यहाँ पे उसको पढ़ रहे हैं। तो R0 पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से टाइम 0 बराबर R बराबर R0 हो गया, वेयर R0 इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन। वहाँ पे R0 जो हमारा है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के रूप में काम कर रहा है। एंड ऑल्सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1। अब क्या हुआ कि R के जगह पे अब हम लोग क्योंकि टाइम t बराबर 0 के लिए देख रहे हैं तो R के जगह पे R0 कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि R का यहाँ पे वैल्यू जो है R0 के रूप में आ गया और R0 हम लोग का वहाँ पे जो है इनिशियल कंसंट्रेशन की तरह काम करेगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है। अब उसको हम लोग इक्वेशन कहाँ पे बैठाएंगे, 1 में लगाएंगे। इक्वेशन 1 में जब लगाएंगे तो R तो हमारा हो गया R0 कुछ इस तरीके से, माइनस के t बराबर तो हम लोगों ने 0 लिया है और प्लस में I, तो ओवरऑल हम लोगों का हो जाएगा R0 बराबर I। ये हम लोग का आया फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखें किस तरीके से हम लोग का एक्सप्रेशन वहाँ पे आया। उसके बाद टाइम t बराबर 0 के लिए लिखें तो उसके लिए हम लोग का R0 बराबर I आ गया। अब क्या हुआ, अगेन हम लोग क्या करेंगे कि जो I का वैल्यू है, क्योंकि I बराबर R0 बोले या फिर R0 बराबर I, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 में यहाँ पे जब देखें तो I का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को कितना आ गया, R0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने I का वैल्यू निकाल लिया है। तो जिस कारण से ही अब हम लोगों का क्या लिखे हैं कि नाउ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। अब क्या कर रहे हैं, फिर से हम लोग जो है I का वैल्यू कहाँ पे पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। तो I का वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे I के जगह पे आ जाएगा R0। तो जिस कारण से ये हमारा वैसा ही रह जाएगा। दो तरीके से निकला है। पहला, एक बार जब हम लोग टाइम t बराबर 0 लिए तब का एक्सप्रेशन जब देखें तो R0 बराबर यहाँ पे I आ गया कुछ इस तरीके से। वही चीज़ देखें कि जब इतना निकालें तो अब देखें कि यहाँ पे I और यहाँ पे I मिल रहा है, इसका वैल्यू इतना जा रहा है तो I की जगह पर हम उतना लिख सकते हैं। तो जिस कारण से ही हम लोगों का यहाँ पे अब जो है वो कुछ इस तरीके से R बराबर माइनस के टी यही चीज़ रह गया और I के जगह पे जस्ट यहाँ पे ये वाला वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गया। वहीं जब इसको रीअरेंज और किए तो क्या किए कि R वाला टर्म जो है एक साइड कुछ इस तरीके से इसको किया गया, बट यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो क्या किए कि R बराबर यहाँ पे रखे हैं और इसको यहाँ पे अरेंज किए। जो माइनस के टी प्लस में R0 था उसको क्या किए कि R0 को पहले लगा दिए और फिर से यहाँ पे माइनस के टी किए। तो ओवरऑल जो हम लोगों का मेन एक्सप्रेशन यहाँ पे होता है वो मेन एक्सप्रेशन जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगर 0 ऑर्डर का है वो हम लोग का ये चीज़ देखने को मिलता है। इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सीधा सिंपल याद रखना है कि जिसमें क्या होता है R बराबर R0, बेसिकली यहाँ पे सारा का कंसंट्रेशन का खेल ही चल रहा है, ठीक है। और माइनस में के टी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो बात यहाँ पे कहने का यही है कि जब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे तो इसको और भी रीअरेंज करेंगे तो के बराबर अगर निकालें, क्या कि दो तरीके से हम लोग का यहाँ पे फिर चलता है। ये तो हमारा कंसंट्रेशन के आधार पे जो भी उसका रहेगा उसको हम लोग देख लेंगे, बाकी टाइम के आधार पे दे दे, रेट कांस्टेंट के आधार पे दे दे, तो उसको हम लोग के और टी के रूप में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ हमारा था, उसको अगर के बराबर लिखें तो के बराबर इतना कुछ इस तरीके से आगे। इसको आप जब ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा अच्छे तरीके से तो के बराबर आपका कुछ इस तरीके से R0 माइनस R और अपोन में टी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग का ये तो हमारा इक्वेशन 1 था, तो अब हम लोग इसको इक्वेशन 2 दे देंगे, ठीक है। तो मेन आपको याद रखना ये चीज़ और यहाँ से आप इसको थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं क्योंकि ये की पॉइंट है, तो आपको आसानी से आगे इसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
जो भी उसका इंटीग्रेशन वाला वहाँ पे टर्म आया है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन उसको। तो स्टेप वाइज यहाँ पे क्या था, सीधा सिंपल आपको एक्सप्रेशन किस तरीके से आप जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है वो चीज़ आपको डायरेक्टली एग्जाम में लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा सिंपल स्टार्ट यहाँ से करना है, ये सारा का सारा स्टेप करना है, यहाँ पे आना है, उसके बाद लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन इस लिखने के बाद लगाना है और उसके बाद ये चीज़ आपको लिखना है। तो ये ओवरऑल किस तरीके से आपका जो बनेगा ये एक्सप्रेशन उसके लिए यहाँ पे बताया गया। बाकी क्वेश्चन यदि आता है न्यूमेरिकल फॉर्म में तो आपको डायरेक्टली ये वाला इक्वेशन याद रखना। अगर ये वाला इक्वेशन याद रख लिए तो टी बराबर भी आप निकाल सकते हैं, के बराबर भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि के बराबर यहाँ पे ये चीज़ निकला, अब टी बराबर यदि रहता तो टी यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे के लिख देते हैं टी के जगह पे। इस तरीके से आपका पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या किए हैं कि यहाँ से एक जो है ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से यहाँ से देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसी को हम लोग रीअरेंज यहाँ पे किए। तो इसको जैसे कि आर हम लोग का इसको वाई एक्सिस में ले लेते हैं। जैसे कि कहने का मतलब सीधा सिंपल ये है, ये हम लोग का इक्वेशन है। तो हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, ये हम लोगों को पता होता है जो लाइन का इक्वेशन हमारा होता है। तो क्या किया वही चीज़ देख रहे हैं, इसको अगर y लिए तो mx में यहाँ पे देख सकते हैं माइनस के और इंटू टी, तो k यहाँ पे m में चला जाएगा और t हमारा x में चला जाएगा, और प्लस में हम लोग का जो होता है c, तो c की जगह पे r नोट चला जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि एक ग्राफ आप लोगों को कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और बेसिकली ये जो प्रीवियस ईयर में है वो क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो उसको भी मैं आगे डिस्कस करूँगा किस तरीके से कौन सा ग्राफ आया हुआ था। वहाँ पे आपको इंटरसेप्ट उसका पूछ लिया जा सकता है, स्लोप पूछ लिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो ग्राफ जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन आपको है, ये दोनों में से कोई एक याद रखिए। बेसिकली अगर हम लोग इसको याद रख सकते हैं तो उसी के आधार पर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का सबसे पहले था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट इक्वेशन हम लोगों का आता है, वो चीज़ क्या आ गया। कहीं कहीं पे आपको एक ए और बी के टर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आर के टर्म में चले तो हम लोग का इक्वेशन क्या आ गया कि आर बराबर कुछ इस तरीके से आर जीरो और माइनस में के टी। मेन आपको यही याद रखना है जीरो ऑर्डर के लिए। कहीं कहीं आर के जगह पे ए आ जाता है तो घबराना नहीं है, ए बराबर अब मान लीजिए आर के जगह कुछ भी लिखें तो उससे क्या होगा, वही चीज़ है। तो कभी कभी ऐसा दिया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों का इक्वेशन हुआ। अब अगले टर्म की तरफ यहाँ पे चलेंगे जो कि हमारा है हाफ लाइफ, ठीक है। तो हाफ लाइफ कभी कभी जो है डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन यहाँ पे अब हम लोग चलेंगे, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से, एक बार देख लीजिए। R0 तो मैंने बताया था इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, और R जो हम लोग का है वो फाइनल कंसंट्रेशन होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ऊपर में मैंने लिखा ही था लेकिन यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। R बराबर हमारा जहाँ पे जीरो वाला टर्म है वही हमारा फाइनल में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में था ही। उसके बाद वहाँ पे जब टाइम जीरो से स्टार्ट किए तो कुछ इस तरीके से हम लोग का चेंज हुआ। जो भी चेंज होता है उसी के आधार पर हम लोग लिखते हैं। तो R बराबर हो गया फाइनल कंसंट्रेशन, और यहाँ पे R0 बराबर यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ हमारा हो गया। अब हम लोग हाफ लाइफ को देखते हैं। सबसे पहले हाफ लाइफ होता क्या है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डिफाइन हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, कहता था हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम। हाफ लाइफ एक तरीके से टाइम को ही दिखा रहा है। टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2। कंसंट्रेशन जो भी वहाँ पे रिएक्शन का रहेगा, रिएक्टेंट का रहेगा, उसका क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है 1/2, मतलब आधा, वहाँ पे हाफ बेसिकली हो जाता है ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। जितना भी उसका इनिशियल कंसंट्रेशन था उसका हाफ हो जाता है, और उसी को हम लोग जो है हाफ लाइफ कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं टी हाफ से, कुछ इस तरीके से। तो कहीं भी यदि आपका आता है कि हाफ लाइफ को डिफाइन कीजिए, सीधा सिंपल लिखना है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स क्या चीज़, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्योंकि क्या चीज़ से उसको रिलेट कर रहे हैं ये चीज़ हम लोगों को दिखाना जरूरी होता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन से हम लोग उसको दिखा रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन का बात किया जाए तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, टी हाफ हो जाता है, कुछ इस तरीके से। बस यही चीज़ था। अब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो हाफ लाइफ देख लीजिए इस तरीके से, सीधा सिंपल यहाँ पे ये चीज़ चलेगा कि हाफ लाइफ ऑफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कुछ इस तरीके से, वो जो हमारा इक्वेशन आया था उससे के बराबर, ऊपर में अभी दिखाए थे कि R0 माइनस R अपॉन में टी। अब टाइम क्या है कि वहाँ पे तो टी बराबर 0 के लिए वहाँ हम लोग देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब जो ये हमारा इक्वेशन ये फाइनल जो अब आ गया,
तो इसको टाइम t बराबर t हाफ पर यदि देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि जहाँ जहाँ हम लोग का t था वहाँ पे ये चीज़ हमारा t हाफ हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, ये चीज़ देखिए कि t बराबर यदि t हाफ करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ r नोट। ठीक है, जो भी हमारा फाइनल हमारा, क्योंकि हम लोग r को जान रहे थे फाइनल और r0 को हमारा इनिशियल जान रहे थे, लेकिन जो हमारा हाफ लाइफ है वो क्या कहता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का जो होता है क्या हो जाता है, 1 हाफ हो जाता है। तो जिस कारण से r जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो हाफ ऑफ हो गया r नोट का, जो भी इनिशियल था उसका हाफ हो गया। कहाँ पे, t बराबर t हाफ, जब ये चीज़ रहे तभी ये चीज़ होगा। ठीक है, अब यदि r बराबर 1 हाफ अपॉन इंटू r नोट अगर करेंगे r0, तो इसको हम लोग जो है कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे इसका वैल्यू r का वैल्यू इस जगह पे है तो उसको यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा r0 और इसके जगह पे हो जाएगा -1/2 r0 और अपन में जो t था हम लोग उसको क्या कर देंगे, अब t हाफ कर देंगे। तो ओवरऑल जब आप निकालिएगा तो इसका यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो आपका t हाफ का वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ से भी एक ग्राफ बनेगा जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो t हाफ इक्वल टू हो जाएगा r0 अपॉन में 2k, कुछ इस तरीके से। तो एक चीज़ हम लोगों ने देखा, पहला तो हम लोग यहाँ पे रेट इक्वेशन जो भी आपका आया इसको बेसिकली पूरा कर ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, ये पूरा आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बेसिस पे अब हम लोग यहाँ पे टी हाफ भी देख लिए। तो टी हाफ हमारा आ गया। देखिए कभी कभी डायरेक्टली जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो ये हमारा हो गया टी हाफ का। आपको ये चीज़ दिया जा सकता है और पूछ लिया जा सकता है कि किस ऑर्डर को यहाँ पे दिखा रहा है, किस ऑर्डर का हाफ लाइफ है। आपको ये चीज़ दिया जा सकता है, फॉर्मूला पूछ लिया जा सकता है कि किसका है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको हर तरीके से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा है। अब यहाँ पे टी हाफ से क्या क्लियर हो रहा है, ये चीज़ देखो। कहता है कि इट इज़ क्लियर दैट टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ पे यदि अगर टी हाफ का बात किया जाए डायरेक्टली अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, r0 इन्वर्सली करेंगे तो 2k। मतलब सीधा सिंपल ये इन टर्म को देखिए, टी हाफ का जो है और r0 का यहाँ पे वो रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कंसंट्रेशन जितना बढ़ेगा टी हाफ आपका उतना बढ़ेगा। अगर यहाँ पे कांस्टेंट का बात किया जाए तो कांस्टेंट और टी हाफ में आपका इन्वर्स का रिलेशन है। अगर एक बढ़ेगा तो ये एक कम हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, वही चीज़ बोल रहा है कि इट इज़ क्लियर दैट टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए ये जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन करके लिख के दिखाया था कि टी हाफ जो इसका जो है तो ये तो हमारा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन वहीं पे यदि हम लोग बात करेंगे इसका, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका बात करेंगे तो ये हम लोगों का जो है इन्वर्सली है, इन्वर्स में बेसिकली चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इससे भी बहुत सारा कंक्लूजन देखने को मिल जाता है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये चीज़ हमारा हो गया, हाफ लाइफ हो गया। क्या क्या हम लोग देख लिए, रेट इक्वेशन देख लिए, हाफ लाइफ देख लिए। अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। तो रेट इक्वेशन फिर से वही चीज़ देखिए, r बराबर r0 माइनस KT और वहीं पे हाफ लाइफ का बात किया जाए तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, a0 अपॉन में 2k, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल का बात करेंगे तो एग्जाम्पल बहुत सारा जो है आपका इन सभी से हो सकता है। बाकी जो भी यहाँ पे टाइप आपको दिया जा रहा है उससे रिलेटेड आपका रहेगा। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, तो एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इन्हीं में से आपका कोई ना कोई एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, सम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। कुछ जो रिएक्शन जो एंजाइम कैटलिस्ट होगा, मतलब वहाँ पे जो कैटलिस्ट का यूज होगा एंजाइम के रूप में अगर होगा तो वो हम लोगों का जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रूप में आएगा। अब यहाँ पे बहुत सारा इसका हो सकता है एग्जाम्पल। ठीक है, वो चीज़ हो गया। तो वही सीधा सिंपल है कि सम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन आर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सीधा आप लोग बता सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम लोगों का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन अ हॉट प्लेटिनम सरफेस। जो गैसियस अमोनिया का है वो डिकम्पोजिशन होगा कहाँ पे, हॉट प्लेटिनम सरफेस पे। वहाँ पे हॉट प्लेटिनम का सरफेस होगा, उसी पे वहाँ पे उसका गैसियस अमोनिया का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो उसके लिए यहाँ पे इक्वेशन है कुछ इस तरीके से। तो ये भी जीरो ऑर्डर का होता है। जैसे कि देखिए 2NH3 गैसियस है, 1130 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। प्लेटिनम कैटलिस्ट का यूज़ किया जा रहा है। देखिए कैटलिस्ट है, कैटलाइज्ड रिएक्शन है, तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर है। ये चीज़ हमारा N2 गैस में और 3H2 में कुछ इस तरीके से चल रहा है। अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि स्टोइकियोमेट्रिक जो आपका कोफिशिएंट होगा
वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। तो जिस कारण से ही अगर उसका रेट, हम पहले ही बोले थे कि रेट लो यदि आपका दिया हुआ है तब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन झटाक से बता दीजिएगा, तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपका रेट लो एक्सप्रेशन नहीं दिया तो फिर आपको इस तरीके से जो भी अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लू दिया जाएगा, या फिर मैंने इस तरीके से बताया था कि यूनिट अगर कहीं पे देखने को मिल रहा है वहाँ से आप जीरो ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली यदि आपको दे दिया जाए कि ये इसका क्या होगा ऑर्डर, तो फिर आप वहाँ से सक्षम नहीं रहेंगे। तो जिस कारण से रेट लो हम लोगों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये डिकम्पोजिशन है गैसियस अमोनिया का, इसका जो यहाँ पे रेट लो होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। बेसिकली देखिएगा NH3 के साथ यहाँ पे 2 उसका कोफिशिएंट में लगा हुआ कुछ इस तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक, लेकिन यहाँ पे 2 जो है इसका डिफाइन नहीं करेगा। तो मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ही पहले बता दिया था कि वहाँ पे जो हम लोग A प्लस B जा रहा था हमारा C D, तो वहाँ पे हम लोग A R बराबर हम लोग क्या देखे थे, K A और B। अब उसके पावर में हम लोग X और Y देख लिए थे, वहाँ पे सिंपल A और B तो नहीं ले रहे थे, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग उसका जो रेट कांस्टेंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं उस तरीके से, ठीक है। K बराबर जो भी आपका प्रोडक्ट अपन में रिएक्टेंट वाला होता था, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे इसको नहीं लिखा जाता। मतलब अगर रेट लो यदि आपको पता है तभी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये जो एग्जांपल हम लोगों का है डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया हॉट प्लेटिनम सरफेस पे, वो हम लोग का जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है। अब वहीं पे अगला देखिए, ये आपका कोई ना कोई प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो यदि आपने प्रीवियस ईयर का जो ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज मैंने कराया था जो कि 2009 से कराया गया था लगभग 2020, और 2020 के बाद तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रीवियस ईयर को रेंडमली जो बेसिकली कंप्लीटली सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो प्रीवियस ईयर का भी अगर पेपर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी तक 3 साल का जो पीछे यहाँ पे प्रीवियस ईयर का हुआ है जो करंट में यहाँ चल रहा है लॉकडाउन के बाद, तो उन सभी को आप रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से बहुत सारा आपको हेल्प मिल सकता है, जो कि कंप्लीट है, 1 शॉट है सभी का जो भी ईयर में, और इसी तरीके से आगे भी बनता रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए वहाँ पे मैंने बनाया था 2009 से 20 तक, तो उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे देखिएगा कि ये जो HI वाला रिएक्शन है वो पूछा गया है किसी ना किसी ईयर में, आई थिंक होगा, ये चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी वहाँ से आप देखिएगा तो इस चैप्टर से बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। आप सॉल्यूशन चैप्टर को उसमें देख सकते हैं, क्योंकि पहले तो ये सारा चैप्टर पहले से ही है। सॉल्यूशन चैप्टर मिल जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिल जाएगा, फिर आपका केमिकल काइनेटिक मिल जाएगा। तो उन सभी को आप देखिएगा तो बहुत सारा आपको वहाँ से रिवीजन हो जाएगा, बहुत सारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि एग्जाम्पल है, आप लोग देखिएगा समझ में आ जाएगा। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल है कि द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ठीक है। जो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा HI का, मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जीरो ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि थर्मल डिकम्पोजिशन जो HI का है गोल्ड सरफेस में, वो भी हम लोग का हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब HI गैसियस कुछ इस तरीके से हाफ H2 और हाफ I2 में टूट रहा है, ये भी हम लोग का एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि द फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और विथ क्लोरीन, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगा हाइड्रोजन और क्लोरीन का, वो भी हम लोगों का हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन कहीं पे अगर रिलेट करेगा तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में चला जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे H2 प्लस Cl2 गैसियस, H न्यू का प्रेजेंस यहाँ पे लिया गया, फोटोकेमिकल HCl गैसियस कुछ इस तरीके से हमारा बन जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और भी यदि अगर देखें एग्जाम्पल तो यहाँ पे देख लीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ओवर अ प्लेटिनम हॉट प्लेटिनम सरफेस। जो डिकम्पोजिशन है नाइट्रस ऑक्साइड का हॉट प्लेटिनम सरफेस पे, ये भी हम लोग का जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। उसका अगर रिएक्शन का बात करें तो वो कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, यहाँ पे 2N2O गैसियस में जाएगा हॉट प्लेटिनम और हाई प्रेशर, और यहाँ पे 2N2 और O2। और यहाँ पे अगर इसका रेट लो लिखना है तो रेट लो तो सीधा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट के वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा उसका पावर में, क्योंकि जीरो हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अगला यहाँ पे जो है एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू एसिटल्डिहाइड। इथेनॉल जो आपका C2H5 है उससे आपका जो एसिटल्डिहाइड आपका बनता है वो भी आपका जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंतर्गत आता है। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, रेट इक्वेशन देख लिया, हाफ लाइफ देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया। अब हम लोग डिफरेंट जो यहाँ पे ग्राफ्स आते हैं उसको देखेंगे, और फिर 2-4 यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे, और इसको हम लोग करेंगे कंप्लीट अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे चलिए ग्राफ की हम लोग बात करते हैं। तो ग्राफ्स, अगला यहाँ पे पॉइंट क्या है, ग्राफ्स, ग्राफ्स नहीं है ग्राफ्स है, ठीक है। तो ग्राफ्स यहाँ पे कितने तरह के हैं, तो यहाँ पे जो भी आपको बताए हैं उतना सारा यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो एक एक करके सभी को देखिए।
फर्स्ट आपका यहाँ पे जो ग्राफ का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है वो किसके किसके बीच है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच है। अब आपको ज़रूरत क्या होगा, उस इक्वेशन का होगा। कौन सा इक्वेशन, जो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बताया था, R बराबर R0 और माइनस में KT। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कौन कौन दिखा रहा है, कंसंट्रेशन एक ये दिखा रहा है कंसंट्रेशन, एक ये दिखा रहा है, और बेसिकली हम लोग को टाइम के बीच ग्राफ है, तो यहाँ पे टाइम मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंसंट्रेशन है उसको एक एक्सिस में लेंगे और जो हमारा टाइम है उसको एक एक्सिस में लेंगे। अब मैंने ऊपर में बताया था कि कुछ इस तरीके से यहाँ से इसको हम लोग y माने थे, इसको क्या माने थे, c माने थे, इसको c माने थे, और प्लस में कुछ इस तरीके से mx माने थे। बेसिकली जो वहाँ पे हम लोग लिखे थे इस तरीके से r इक्वल टू लिखे थे माइनस का KT और माइनस में R0, ज़्यादा इसको नहीं करते हैं, कुछ इस तरीके से प्लस बेसिकली था हमारा। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, चलिए एक बार देख लेते हैं, जैसा था वैसा ही लिखेंगे ताकि आपको, हाँ वही चीज़ है, देखिए प्लस ही था, R बराबर माइनस KT प्लस R0, ठीक है। तो वही चीज़ करेंगे। तो सीधा सिंपल है, y एक्सिस में हम लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ R यहाँ पे जो भी यहाँ पे रिएक्टेंट था उसका चल रहा था, तो कंसंट्रेशन रख दिए, इधर हम लोग टाइम रख दिए। अब चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि y बराबर mx प्लस c होता है, अब x के जगह पे हम लोग t लिखे थे और माइनस k था m के जगह पे, ये हम लोगों का था r और प्लस में यहाँ पे R0। अब इधर y एक्सिस में ये हमारा चल गया इस तरीके से, और यहाँ पे m के जगह पे माइनस में k चला गया और x के जगह पे t जो कि इधर x एक्सिस में लिखे हैं, और ये हम लोग का जो है इंटरसेप्ट के रूप में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसा कि हमको पता है कि y बराबर mx प्लस c हम लोग का जो है वो कुछ इस तरीके से हमारा जो है चलता है, या तो इधर आएगा या फिर आपका जो है नीचे से या फिर ऊपर से, लेकिन यहाँ पे जो हमारा बेसिकली m का वैल्यू था वो नेगेटिव में चला जा रहा है, जिस कारण से ही ऊपर से नीचे की ओर इसका जो है ग्राफ देखने को मिलेगा। तो सीधा सिंपल आपको ये याद रखना, ये आपका जो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ है। अब जैसा कि यहाँ पे अगर बात किया जाए तो c में तो हमारा इंटरसेप्ट चला जाएगा जो कि R0 कुछ इस तरीके से चला जाएगा, m के जगह पे नेगेटिव था, नेगेटिव में क्या था, माइनस में k था, जिस कारण से स्लोप हम लोग माइनस में k लिखे हैं। टाइम तो ये हमारा चला गया, ये चला गया, बेसिक सा बात है। ये हमारा m है, ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये हमारा c है, कुछ इस तरीके से। तो यहीं से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इसी ग्राफ से, इसमें सीधा आपको पूछा था कि ये किस टाइप का ग्राफ, किस ऑर्डर के लिए ये ग्राफ है। तो आपको ऐसा पता चल गया कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए हम लोग देख रहे रिलेशन, तो वो हमारा किस में था, जीरो ऑर्डर में था, जिसमें हम लोगों का k नेगेटिव स्लोप यहाँ पे चल रहा था जो कि कुछ इस तरीके से माइनस के रूप में चल रहा था, m बराबर माइनस k चल रहा था, ठीक है। यही हमारा नेगेटिव स्लोप है। तो ये कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। बस बाकी आपको और भी एग्जामिनेशन में यहाँ पे पूछा जा सकता है, उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगा, डिफरेंट आपको नीचे ऑप्शन दिया जा सकता है। उस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे दिखाने का। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है। यही क्वेश्चन का हम बात कर रहे थे। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया कि इन द गिवन ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पे ग्राफ है, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट, वही स्लोप बराबर हमारा क्या हो गया, m हो गया, और इंटरसेप्ट हमारा c हो गया, जो अभी हम डिस्कस किए। m बराबर हमारा क्या था, माइनस k था, और c बराबर हमारा था R0। तो सीधा सिंपल है, R0 जहाँ पे जा रहा है, देखिए एक यहाँ पे, यहाँ भी है, इस सब में तो होगा नहीं, ln वाला दिया, ln ये तो होगा नहीं। m बराबर माइनस के देखिए यहाँ पे है, इस तरीके से यहाँ पे होगा नहीं ये चीज़। तो यही चीज़ हम बोल रहे थे। इसी तरीके से जो है एग्जामिनेशन में सीधा ये चीज़ दिया गया था और बोला था कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप देख लीजिए। यही चीज़ मैं बोल रहा था कि देखिए एग्जामिनेशन में आया हुआ, ये बेसिकली आपका CBSE के किसी ईयर में आया हुआ एग्जाम बेसिकली क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन जो है अराइज होता है, ठीक है। तो दो तरीके का यहाँ पे बन जाएगा। सीधा सिंपल आपको अगर ग्राफ दे दिया जाएगा, उससे पूछ लिया जाएगा कि किस ऑर्डर का है, तो ये जीरो ऑर्डर का है। आपको ये क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, इसमें आपको स्लोप बेसिकली स्लोप और इंटरसेप्ट पूछ लिया जा सकता है। तो ऑप्शन बी तो हम लोगों का आंसर है, ठीक है। इस तरीके से अगला जो यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे जो टाइप होगा वो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का आ जाएगा। रेट का हो जाएगा और वर्सेस में यहाँ पे कंसंट्रेशन का आ जाएगा। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के लिए अगर हम लोग निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज करते हुए चलेंगे कि रेट बराबर
कांस्टेंट यहाँ पे के और ए का पावर 0। अब ए का पावर 0 हुआ तो वो तो हमारा सीधा सिंपल 1 हो जाएगा। तो रेट बराबर कांस्टेंट को दिखा रहे हैं ना, क्योंकि रेट कांस्टेंट ये होता है। तो ये चीज़ रेट बराबर हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मतलब क्या है कि उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा, जिस कारण से ही हम लोग का यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जाएगा। बाकी बढ़ाने घटाने वाला वहाँ पे काम नहीं होगा, ठीक है। वो चीज़ अगर कंसंट्रेशन रहता उसके बेसिस पे मैं चल गया, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि रेट बराबर हम लोगों का सीधा सिंपल यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। जैसे कि आपने जो क्लास 11th में पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, तो उसमें क्या हम लोग निकालते थे, जैसे कि हमारा जो भी एक आ गया टर्म पी बराबर के मानते थे, मतलब वो हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट की तरह जा रहा है। P1 V1 जा रहे थे, P2 V2 जा रहे थे, इस तरीके से देख रहे थे। तो वही चीज़ लिखा है, यदि हमारा रेट बराबर कांस्टेंट है, क्योंकि के हम लोगों का कांस्टेंट को ही दिखा रहा है। तो अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट है मतलब उसका जो है इस तरीके से ग्राफ चलेगा, मतलब इंडिपेंडेंट है किसी भी चीज़ पे। दो ग्राफ हुआ, पहला हमारा हो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, दूसरा हमारा हो गया रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अगला यहाँ पे अब हम लोग जो देखेंगे वो कुछ इस तरीके से हम लोगों का रेट वर्सेस टाइम। सभी ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और सभी हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला के बेसिस पे ही बन रहा है। बाकी आपको जनरल इक्वेशन जो याद होगा लाइन वगैरह का, तो वहाँ से आप आसानी से याद रख लीजिएगा। अब रेट वर्सेस टाइम का अगर बात किया जाए, तो रेट वर्सेस टाइम, जैसा कि हम लोग को पता है कि रेट तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो टाइम भी वहाँ पे उससे उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो रेट वर्सेस टाइम के लिए भी हम लोग का ग्राफ इस तरीके से कांस्टेंट वाला चलेगा। अगला यहाँ पे है हाफ टाइम, और जो हमारा टी हाफ वाला देख रहे थे हाफ लाइफ टाइम, और कुछ इस तरीके से कंसंट्रेशन के बीच। तो जैसा कि इसके लिए हम लोग बताए थे, ये वाला इक्वेशन अभी आपको बोल लेते हैं कि यहाँ से जो है आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको हम लोग देखेंगे, ये इक्वेशन हम लोग का यहाँ पे यूज हो रहा है। टी हाफ बराबर ए नोट अपॉन में के। तो टी हाफ बराबर ए नोट अपॉन में के, हमारा ये कहाँ चला जाएगा, टी हाफ हम लोग का एक्स एक्सिस में चला जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से है, टी हाफ इक्वल टू आर नोट हम लोग बेसिकली लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ए नोट के रूप में लिखा दिया गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम लोग चाहें तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, टी हाफ लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब चाहें तो हम लोग कुछ इस तरीके से R0 और इंटू में 1/2 के कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस में चाहें तो इसका 0 लिख सकते हैं, बाकी 0 से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अब ये इक्वेशन हमारा R बराबर x के रूप में इधर जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ये हमारा x हो जाएगा, m में ये चीज़ चला जाएगा, और ये हम लोगों का c में चला जाएगा जो कि 0 है। तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, बेसिकली वो हमारा 0 पॉइंट से स्टार्ट हो, क्योंकि जो हमारा इंटरसेप्ट है वो 0 है। तो बेसिकली उसको जो है ओरिजिन से हम लोग लेके चलेंगे। तो जिस कारण से ही यहाँ पे कुछ इस तरीके से यदि हम लोग का यहाँ पे देखें तो ग्राफ हम लोगों का टी हाफ ही हमारा y एक्सिस में चला जाएगा। कंसंट्रेशन जो ए नोट या फिर R0 वहाँ पे जो भी बोल सकते हैं, A0 बोल सकते हैं या फिर R0 बोल सकते हैं, उसको हम लोग एक्स एक्सिस में लिए हैं, और 1/2 के हम लोग का m के रूप में जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का स्लोप के रूप में गया, और c बराबर जैसा कि हम लोग का 0 आ रहा था, मतलब ये हम लोग का ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहे थे। तो इसका जो अगर हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन के बीच यदि आएगा तो उसका ये फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे इसके आधार पे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को ये जो है कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। तो ये चौथा ग्राफ हुआ। कौन कौन सा देखें, एक तो देखें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, दूसरा देखें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तीसरा देखें रेट वर्सेस टाइम, फिर हम लोगों ने देखा हाफ लाइफ टाइम और वर्सेस यहाँ पे कंसंट्रेशन। अब एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो ग्राफ बन जाता है वो कुछ इस तरीके से हम लोग का बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन जो भी प्रोडक्ट हमारा फाइनली जो बनेगा, ठीक है, पहले जो था उससे उसके आधार पे तो हमारा शुरू में बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसके कंसंट्रेशन को देखते हुए और टाइम वहाँ पे जो भी कंज्यूम होगा उसके आधार पे यहाँ पे एक ग्राफ होता है, इसी को हम लोग देखेंगे। अब जैसा कि इसके लिए सबसे पहले देखिए कोई भी ग्राफ आता है तो वो हमारा इक्वेशन से ही उसको रीअरेंज करते हैं, उसको पूरा सॉल्व करते हैं, फिर वहाँ पे जो लाइन का इक्वेशंस होता है उससे कंपेयर करके देखते हैं, तब हम लोग का जाके ग्राफ तैयार होता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के लिए अगर देखें तो यदि ए से बी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, ए हमारा रिएक्टेंट था, उससे बी हम लोग गए। अब हम लोग क्या किए कि टाइम t बराबर 0 के लिए देखें तो A0 ये हमारा हो गया, और ये हमारा शुरू में तो कुछ नहीं बनेगा, बस टाइम 0 है तो जैसा कि तैसा रहेगा। लेकिन जैसे ही टाइम t पर हम लोग देखें t बराबर t, मतलब टाइम t बराबर, एक बार टाइम 0 बराबर देखें उसमें हम लोगों का जो है ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था 0, यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड कुछ नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग का यहाँ पे टाइम चला,
टाइम बराबर टी, कुछ टाइम वहाँ पे ले लिया, जो भी आप दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन उस आधार पे देखेंगे। तो यहाँ पे जब टाइम लिए तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा प्रोडक्ट में, और अगर कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में तो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ कमी होगा, क्योंकि इधर कम होगा रिएक्टेंट की साइड, तभी हम लोग का प्रोडक्ट की साइड कुछ बनेगा। तो जो भी हम लोग का इनिशियल कंसंट्रेशन A0 था उसमें हम लोग क्या किए कि x को घटा दिया, मतलब x अमाउंट वहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, और जितना इधर घटेगा उतना उस साइड प्रोडक्ट की साइड बनेगा। तो और इधर यहाँ पे हम लोग का बना x, तो टाइम t बराबर x यहाँ पे बना, मतलब b का जो है कुछ इस तरीके से x कुछ यहाँ पे बना। अब जैसा कि हम लोग जो है इक्वेशन से इसका जानते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि a बराबर A0 माइनस KT। अब यहाँ पे a बराबर क्या लिखें, कुछ इस तरीके से ये चीज़ देखिए, इसके आधार पे देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है कि A0 हम लोगों का था, क्या था, हाँ इनिशियल कंसंट्रेशन था, तो इधर तो ये चीज़ रह गया, लेकिन फाइनल जो कंसंट्रेशन उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिंपल A से, सिंपल R, सिंपल ये जो भी है। और फाइनल हम लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है कि A जो देखिए पहले था A0, वो अब हम लोगों का टाइम t बराबर A0 माइनस x बन जा रहा है, वो हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से फाइनल कंसंट्रेशन के जगह पे। तो जिस कारण से A के जगह पे अब यहाँ पे हम लोग लिखें A0 माइनस एक्स, कहाँ से लिए, इस जगह से, क्योंकि पहले तो A0 था इनिशियल में टाइम t बराबर 0, फिर कुछ टाइम के बाद उसका जो कम हुआ तो A माइनस एक्स कम हुआ, तो हम लोग का फाइनल चला गया, तो A माइनस एक्स इधर गया और इधर तो ये चीज़ सेम रह जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से जब ओवर हो यहाँ किए तो इससे A कैंसिल हो जाएगा, x बराबर जो हम लोग निकालेंगे वो हमारा निकलेगा KT, और यही जो KT हमारा है वो कुछ इस तरीके से B को यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि यही x हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो x बराबर हमारा कुछ इस तरीके से KT है, और वही हम लोग का हो जाएगा B हो जाएगा। तो अब यदि हम लोग यहाँ पे इसको अगर कंपेयर करेंगे तो B को हम लोग सीधा सिंपल इसको रीअरेंज आप कर सकते हैं कि B बराबर कुछ इस तरीके से KT कर सकते हैं। तो y एक्सिस में इसको ले लेंगे, क्योंकि फाइनल हमारा जो बना, क्योंकि x हमारा क्या है, B ही है ना, x ये चीज़ ये वाला, ठीक है, और ये हम लोग का हो जाएगा KT के बराबर। तो वही चीज़ लिखें यहाँ पे y एक्सिस में हमारा B हो जाएगा, और KT को हम लोग लिख सकते हैं mx, और C तो हमारे यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। स्लोप जो हमारा m है वो क्या है, देखिए k है, तो यहाँ पे k लिख दिए। कंसंट्रेशन y एक्सिस में जा रहा है तो प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट हमारा b था, तो इसलिए कंसंट्रेशन यहाँ पे b चला जाएगा, और t यहाँ पे टाइम x एक्सिस में उसको यहाँ पे हम लोग लगा दिए। तो ये हम लोगों का यहाँ पे था कुछ इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ पे टाइम के बीच ग्राफ। तो 5 तरह का बेसिकली 5 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये 5 हम लोगों का होगा। 5 तरह का यहाँ पे ग्राफ बना, एक हमारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, दूसरा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तीसरा रेट वर्सेस टाइम, फिर हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो इतना तरह का हम लोग बात किए, जो कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसका रेट इक्वेशन देख लिए, हाफ लाइफ टाइम देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए, ग्राफ भी देख लिए। तो इससे बाहर तो आपका फिर आने का चांस ही नहीं रहेगा कहीं से भी, ठीक है। अब जो लास्ट यहाँ पे बचता है न्यूमेरिकल पार्ट, उसको हम लोग करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे करेंगे ख़त्म। तो एक एक करके जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं न्यूमेरिकल का, तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए कोशिश कीजिएगा आप खुद से बना पाएँ, पहले तो खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये हम लोगों का आ गया, बेसिकली ऐसे चलेगा, ठीक है, हट जा भाई, ये हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो कोशिश कीजिए, आपसे बन जाता है वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छी बात है, नहीं बनता तो यहाँ पे देखते हैं। अब समझते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया कि द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, जो कि यहाँ पे मैंने ऊपर भी बताया था इस तरीके से, वो हम लोगों का यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए, इस जीरो ऑर्डर वो तो हम लोग जान रहे हैं, विथ के बराबर इतना, रेट कांस्टेंट का वैल्यू इतना दे रहा है। देखिए अब यहाँ से इक्वेशन से जो हमारा यहाँ पे यूनिट था उससे कैसे पहचान सकते थे, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मोल पर लीटर पर सेकंड किसका था, जीरो ऑर्डर के लिए था। तो यदि यहाँ पे जीरो ऑर्डर ये नहीं भी लिखता ना, तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते थे। क्यों पता करते हैं, आखिर ज़रूरत क्या है पता करने का कि कौन सा ऑर्डर है, बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत नहीं रहेगा तो आप कैसे पता चलेगा कि कौन सा हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ऑर्डर किस ऑर्डर का है उसको आपको ध्यान रखना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर को देखा जाता है। अब यहाँ पे के इसका दिया है इतना, व्हाट आर द रेट ऑफ N2 एंड H2। तो रेट N2 और H2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे पूछा है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू इतना दिया है, तो रेट इसका क्या हो जाएगा।
अब यहाँ से तो देख के ही लग रहा है रेट पूछा है N2H2 का, तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों का जो रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालने सिखाए थे उसका यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से बना लिया। तो अब देखना है इसका आंसर। देखिए किस तरीके से, देखिए ओवरऑल मैंने सारा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बना दिया है, तो अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले जो भी गिवन दिया हुआ है, गिवन यहाँ पे सिंपल लिख दिए, यहाँ पे जो भी यहाँ पे है उसको हम लोग अभी नहीं लिखे हैं, बाकी इसको आप याद रख सकते हैं, कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाए उस टाइम लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से गिवन यहाँ पे जो रिएक्शन है ये चीज़ हम लोग लिख दिए हैं। इसके लिए के का भी वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए। अब क्या किया, सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको लिखने सिखाए थे। तो इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग का इस तरीके से लिखा जाएगा, आसानी से लिखा जाएगा। इसको मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको पता है माइनस में यहाँ पे इसके आगे में उसका लगा हुआ है स्टोइकोमेट्रिक, तो -12 में इतना, ये चीज़ तो मैंने बताया ही था, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। रिएक्टेंट के साइड था इसलिए इधर नेगेटिव रखें, प्रोडक्ट के साइड हमारा सारा चल गया है किस में, पॉजिटिव में। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या जानते हैं, रेट बराबर इसके कंसंट्रेशन पे जाएगा, तो रेट बराबर आ जाएगा के। के क्यों आ गया, क्योंकि NH3 बराबर यहाँ पे 0 है। मतलब यहाँ पे अब जितना भी हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन के चलेगा वो सारा का सारा किसके बराबर हो जाएगा, के के बराबर हो जाएगा। और के का वैल्यू हम लोगों को दिया है, तो यहाँ से अब हम लोग इसको रिलेट करके निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ लिखे हैं। अब हमको निकालना किसका था, N2 का था और H2 का था। अब हम लोग यहाँ से क्या जान रहे हैं, N2 यहाँ पे हमारा है, तो क्या था, प्लस में था हम लोगों का dN2 और अपॉन में dt, और ये बराबर किसके हो जा रहा है, के बराबर। के हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका वैल्यू है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे इधर दिया हुआ नहीं है, तो जिस कारण से यहाँ पे हमारा आंसर सीधा सिंपल ये चल जाएगा, किसके लिए, N2 के लिए जाएगा। अब जैसा कि H2 के लिए भी बोला है, तो H2 के लिए हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन ये था और इसके बराबर अधिक के करेंगे तो इतना हमको निकालना है, तो ये 3 उधर चला जाएगा, मतलब 3 के चला जाएगा, और के का वैल्यू जो भी यहाँ पे है उसको जब ओवरऑल करेंगे तो 7.5 × 10 का पावर -4 हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लो, जब भी आपको यहाँ पे उसका रेट किसी का पूछे तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन से देख लेना है और उसका रेट कांस्टेंट क्या दिया हो, दोनों को इक्वेट करना है और वहाँ से फिर आपका वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि रेट हम लोग का सीधा सिंपल इस चीज़ के लिए दे रहा है। रेट हम लोग क्या जान रहे थे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, C/T। तो कंसंट्रेशन हमारा कहाँ पे जा रहा है, ये dNH3 का जो ब्रैकेट में और अपॉन में dt, क्योंकि ये चीज़ हमारा जा रहा है dC अपॉन में dt। ठीक है, इस आधार पे यहाँ पे होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पहले पूछे जाते हैं, ये पहला टाइप का हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, यदि हो पाता है तो। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं, कहता था रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए के टर्म में इतना दिया है के, ठीक है, कितना दिया है 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड, पता चल रहा है यहाँ से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितना समय लेगा, मतलब टाइम यहाँ पे बोल रहा है, फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम इतना से इतना। जो इनिशियल कंसंट्रेशन ये है वो कितना टाइम लेगा इतना कंसंट्रेशन से इतना में जाने में, ये चीज़ पूछ रहा है। तो रेट कांस्टेंट हम लोग का भी दे दिया गया है, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। अब रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच वहाँ पे बताए थे के बराबर, जो भी वहाँ पे बताए थे ना फॉर्मूला, उसी के आधार पे बनेगा। तो आई होप आपने बनाया होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले जो भी टर्म यहाँ पे दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। कहता था रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए के टर्म में आपका जो है कुछ इस तरीके से के का वैल्यू दिया है, ये चीज़ हम लोग लिख लिए। अब क्या यहाँ से बोल रहा है कि इतना से इतना जा रहा है, मतलब 0.10 से 0.075 जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा 0.10 था और जा रहा है हमारा 0.075 में, मतलब फाइनल हम लोगों का 0.075 यहाँ पे हमारा आ गया। मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि के का वैल्यू भी पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का भी पता है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा होता है R0, और वहाँ पे फाइनल भी हम लोगों को पता है जो कि हमारा है R। लेकिन यहाँ पे टाइम पूछा है, तो टाइम के लिए अब हम लोग आसानी से लगा देंगे। हम लोग जान रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया कि वी नो दैट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी बराबर कुछ इस तरीके से, क्योंकि के बराबर निकालने थे, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग को टी लगा दिए तो के यहाँ पे चला गया। यहाँ पे के अगर कांस्टेंट वाला रहता तो टी यहाँ पे चला जाता, तो ये चीज़ मैंने बता ही दिया ऊपर में। अब सीधा सिंपल है, आपको इनिशियल फाइनल दिया है, इनिशियल हमारा इतना दिया है 0.10 लिख दिया, फाइनल हमारा इतना दिया है, इसमें इतना घटाएंगे, अपॉन में 0
8.030 क्योंकि हम लोगों का के दिया है, आसानी से हमारा यहाँ पे आ गया। अब टाइम हमारा कितना आ गया 8.3 सेकेंड आ गया। मतलब यहाँ से 0.10 से 0 मोलर से 0.07 मोलर में जाने के लिए हम लोग को कितना टाइम लगेगा 8.3 सेकेंड लगेगा, ये चीज़ बोला गया। ये दूसरा टाइप का था। पहला टाइप में हम लोगों ने उसका रेट कांस्टेंट दिया है तो उसके आधार पर रेट किस तरीके से निकाला जाएगा ये चीज़ पूछा गया है। दूसरा में हम लोग को यहाँ पे इनिशियल फाइनल दे दिया गया क्योंकि यहाँ से चेंज हो रहा है और वहाँ पे उसका टाइम पूछ लिया जा रहा है कि इनिशियल से फाइनल जो जा रहा है उसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये दूसरा टाइप का हो गया। और भी एक दो टाइप का देखते हैं, जैसे कि एक देख लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया था, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, इसको एक बार बनाइए खुद से, ये चीज़ लग जाना चाहिए। आ जा, चलिए यहाँ से करते हैं कुछ इस तरीके से, बिल्कुल एक्यूरेटली लग गया। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन को देखिए और आप लोग बताइए आंसर इसका क्या होगा। खुद से बनाओगे बहुत अच्छे तरीके से, हमेशा याद रहेगा, दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। खुद से नहीं बनाओगे तो फिर सीखना पड़ेगा और क्या। अगला है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, ए से बी यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे रेट कांस्टेंट दिया है, उसका इतना दिया है, देखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर, 5 मोलर उसका कंसनट्रेशन, देन कंसनट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट। अब यहाँ पे टाइम ही दे दिया गया है, समझ रहे हो, के यहाँ पे था, टी भी यहाँ पे दिया हुआ है, इनिशियल कंसनट्रेशन भी दिया। अब यहाँ पे बस वो फाइनल कंसनट्रेशन पूछ रहा है कि कितना बनेगा, ये चीज़ बोला है। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहाँ पे उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है 3.60 मोलर, 0.36 मोलर, 0.72 मोलर और यहाँ पे 1.08 मोलर। तो इसको आप लोग आसानी से बनाइए। चलिए मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए सीधा सिंपल बता ही दिया कि क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच इसका क्या है। के दिया है, ए दिया है, टी दिया है, अब बी यहाँ पे हम लोग को पूछा है। ए से बी क्योंकि इसके लिए देख रहे हैं, ए से बी हम लोगों का चल रहा है, ठीक है। ए दिया है, बी हम लोग को यहाँ पे निकालना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो वही है, गिवन यहाँ पे दिया है, ए का दिया 5 मोलर, टाइम हम लोग को दिया 20 मिनट, इसको सेकेंड में अगर चेंज करेंगे तो 1200 सेकेंड हो जाएगा। नहीं भी करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लेते हैं। 1200 सेकेंड आ गया। अब हम लोग को फाइनल पूछा है तो बी बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ पूछा है। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं ए से बी चल रहा है तो रेट बराबर इसको अगर लिखना चाहें तो ये हमारा लिखा जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस में डी बी अपॉन डी टी, और इसका बराबर अगर यहाँ पे रेट लो लगाएंगे तो के इसका चला जाएगा ए का पावर। अब यहाँ पे जीरो ऑर्डर है तो सीधा सिंपल पावर में तो जीरो ही जाएगा और बराबर यहाँ पे के हो जाएगा। मतलब वही चीज़ है, सेम टू सेम, मतलब रेट बराबर ये हम लोगों का कुछ इस तरीके से आ गया। इसका बराबर भी के हो सकता है और इसके बराबर भी यहाँ पे के होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना किसका है, बी का निकालना, मतलब हम लोग यूज इसको करेंगे, इस टर्म को, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। अगर हमको इसका निकालने बोलता तो इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू के हो गया। इसको और जितना रीअरेंज करना चाहे कर लीजिए, क्योंकि फाइनल हम लोग का इसका कंसंट्रेशन निकालना है बी का। तो फाइनल जब बी बराबर लिखेंगे तो के इंटू टी हो जाएगा। के का वैल्यू यहाँ पे इतना दिया है। टाइम हम लोग का 1200 सेकेंड या फिर आप 20 मिनट भी वहाँ पे रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल जब आप निकालिएगा तो 0.72 मोलर यहाँ पे आ जाएगा। और यहीं पे हम लोगों का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। बेसिकली इस ऐसे लगा देते हैं, ये वाला हो गया हम लोग का आंसर 0.72 मोलर। तो 2-3 तरह का अभी देख लिए अप्रोच। पहला हम लोग देख लें कि रेट अगर निकालने बोले तो किस तरीके से निकालेंगे। दूसरा अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ रहे, टाइम बोले तो भी उसको निकाल सकते हैं। आगे टाइम भी दिया रहे, रेट कांस्टेंट भी दिया रहे, फिर उसका अगर फाइनल निकालना चाहे वो भी निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन दिया तो इसमें भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़िए और पहले कोशिश कीजिए खुद से। क्या बोला गया कि फॉर द रिएक्शन ए से पी, कुछ भी दिया जा सकता है, ए से पी, ए से बी, बी से क्यू, कुछ भी दिया जा सकता है। ए से पी जा रहा है टू बी जीरो ऑर्डर इफ़ टाइम टेकन, ठीक है, वो कैसा है, जीरो ऑर्डर का है। कहता है इफ़ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीसन, मतलब टी हाफ। 50% कंप्लीसन का मतलब क्या है, हाफ मतलब टी हाफ है। उसके लिए जो आपका है वो 2 मिनट लेता है। 50% कंप्लीसन जाएगा 2 मिनट के टाइम के साथ। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, तो टाइम कितना होगा 75% कंप्लीसन ऑफ रिएक्शन के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आप बनाइए। सबसे पहले बोला है कि रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर का है, 50% कंप्लीसन में 2 मिनट लेता है, तो 75% कंप्लीसन में कितना टाइम मिलेगा। सीधा सिंपल सा बात है। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
तो क्या होगा, सबसे पहले इस टाइप का यदि आपको दिया रहे तो एक जो आपको यहाँ पे पूछेगा टर्म, उसके आधार पे चलना है। क्या टर्म कहने का मतलब, गिवन सबसे पहले क्या दिया है, 50% कंप्लीशन के लिए यहाँ पे दिया है। क्या क्या दिया है, A0 बराबर 100। अब परसेंटेज में जब भी बोलेगा तो ओवरऑल तो हम लोग उसका जो है लेके चलेंगे, इनिशियल क्या 100 लेके चलेंगे, उसमें जितना आपका चेंज होगा उसको देखेंगे। तो इनिशियल कंसंट्रेशन सबसे पहले क्या है हम लोगों का 100 मोलर है, कुछ भी मान लेते, क्योंकि परसेंटेज में देख रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे 100 मोलर मान लिए। अब यहाँ पे जैसा कि बोला कि 50% कंप्लीशन, मतलब 100 मोलर था तो जो फाइनल हम लोगों का है वो 50 मोलर यहाँ पे बन रहा है, मतलब 100 तो पूरा हो गया परसेंटेज, तो उसमें 50% बन रहा है, मतलब 50 मोलर है। इसमें टाइम कितना लग रहा है, हाँ 2 मिनट लग रहा है। अब जैसा कि हम लोग ये इक्वेशन जानते हैं जीरो ऑर्डर के लिए कि A बराबर A0 माइनस KT और T बराबर होता है A0 माइनस A अपॉन में K। अब T बराबर हम लोगों को जैसा कि पता है 2 मिनट, यहाँ लिख लिए, लिख लेने से क्या हुआ, आसानी से यहाँ पे बैठाने में दिक्कत नहीं होगा। T बराबर 2 मिनट यहाँ पे लिख दिए। इनिशियल हम लोगों का कितना था 100 मोलर, 100 लिख दिए, फाइनल हम लोग को 50 और अपॉन में K। अब यहाँ से क्या किए, इक्वेशन 1 इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। दूसरा यहाँ पे इसी तरीके से चलेगा, क्या चीज़, दूसरा इसी तरीके से जो हमारा कंडीशन दिया है 75% के लिए, उसके लिए चलेंगे। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा 100 मोलर, फाइनल हमारा 25 मोलर। क्यों 25 मोलर, क्योंकि 75% कंप्लीशन उसका हो चुका है, था 100, उसमें 75 हमारा चला गया तो बचा कितना 25, तो यही फाइनल हम लोग का 25 है, इसलिए यहाँ पे फाइनल में हम लोग 25 यहाँ पे लिख दें। अब इसमें पूछा है टाइम इसका, उसमें तो टाइम दे दिया लेकिन इसमें टाइम यहाँ पे ये पूछ लिया। अब वही इक्वेशन लगाएंगे, T बराबर A0 माइनस A अपॉन में K। T हम लोगों को निकालना है, T की जगह वही रख देंगे और A0 की जगह 100 रख देंगे, A की जगह 25 रख देंगे और नीचे हमारा K हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 माने थे, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो वही चीज़ लिखे हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो हम लोगों को क्या मिलता है, कुछ इस तरीके से मिल जाता है। हम लोगों को क्या मिल जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, इस तरीके से लगाना है 2/T, इसको उसको। अब तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं, बाकी ओवरऑल स्टेप भी लगा दिए कुछ इस तरीके से। टाइम बराबर 3 मिनट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है दो तरीक़ों को कंपेयर करके भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है। अब इसमें क्या हो सकता था कि आपको कांस्टेंट का भी दिया जा सकता था, 50% कांस्टेंट दिया जाएगा, आपको 75% के लिए निकालने बोल सकता था, इस तरीके से आप लगा सकते थे। टाइम हो गया, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे यही आ सकता है, टाइम में आ सकता है, रेट कांस्टेंट आ सकता है और उसका कंसंट्रेशन से आ सकता है, इससे बाहर तो आ नहीं सकता है। T हाफ से भी पूछा जा सकता है कि उसका जो भी रेट कांस्टेंट दिया है इतना, कंसंट्रेशन दिया है इतना, तो T हाफ का वैल्यू जीरो ऑर्डर के लिए निकालिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए T हाफ हमारा क्या होता है, जो भी हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होता है ओपन में 2 इंटू उसका रेट कांस्टेंट होता है, निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये इतना सारा यहाँ पे था, अच्छे तरीके से हम लोगों ने सारा जो है आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ, एग्जाम्पल, ग्राफ और न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। कहीं भी किसी तरीके का दिक्कत लगा होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आया होगा तो उसको भी आप लोग बता सकते हैं। और यहाँ तक आए हो तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।